गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड अपने आज के सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन यानी कि हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए याद रखिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में हेली शिखर सम्मेलन दे, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो खजुराहो। यहाँ पर आपका क्या है, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खजुराहो में हेली समिट 2023 का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो जब हम बात कर लेते हैं महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है। क्या किया गया है, किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला देश जो है पहला देश कौन सा है, विश्व का पहला देश होना चाहिए यहाँ पे। तो पहला देश कौन सा है, ऑप्शन है घाना, मोजाम्बिक, केन्या और कोई तो नहीं होना चाहिए, हो सकता है कोई कंट्री का नाम भी हो। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा घाना। घाना ने क्या, ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। जब हम बात करेंगे घाना का, तो याद रखिएगा घाना का जो कैपिटल है, राजधानी है, उसको हम एक्रा कहते हैं, ACCRA, एक्रा हो गया घाना का कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैगुएल डियाज कैनेल को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ये जो मैगुएल डियाज कैनेल है, इनको जो है वो क्यूबा का दोबारा से राष्ट्रपति बनाया गया है। और जब बात कर लें क्यूबा का, तो याद रखिएगा क्यूबा का कैपिटल क्या है, हवाना। घाना का यहाँ पर घाना जो था इसका एक्रा था, और क्यूबा का क्या है आपका हवाना है। और मैगुएल डियाज कैनेल जो है यहाँ के प्रेसिडेंट दोबारा चुने गए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लें गिफ्ट का, तो गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है गांधीनगर में। ठीक है, और अब बात कर लें हम लोग कि इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं। इसके अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर बी, हसमुख अधिया। कौन बने हैं अध्यक्ष, हसमुख अधिया गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष बने हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है। ये आई होप सो ये क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा। ऑप्शन क्या है, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पटना। आंसर क्या होगा, आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, हालासुरु ये डाकघर बेंगलुरु में भारत का पहला 3D तकनीक से निर्मित डाकघर को स्थापित हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जो है 2023 का विषय क्या था। तो सबसे पहले ये समझिए कि विश्व जो डाउन सिंड्रोम दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हर साल जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। और आपको पता है कि जो आपका गुणसूत्र में जो प्रॉब्लम होता है उसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं, गुणसूत्री विकार है। और जो इसका जो आपका थीम के बारे में बात कर रहा है, विषय के बारे में बात कर रहा है, वो विषय क्या है, विषय है ऑप्शन नंबर सी, हमारे साथ हमारे लिए नहीं। ठीक है, हमारे साथ का मतलब हमारे साथ साथ चलना है, सिर्फ हमारे लिए नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का थीम। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुरू किया गया। ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल जो है ये स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT पटना, IIT बम्बई। आंसर क्या होगा, आंसर होगा IIT कानपुर। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 12 मई, 14 अक्टूबर, 15 जुलाई और 19 दिसंबर। आंसर क्या होगा, प्रतिवर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है, इसकी शुरुआत हुई है 2016 से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, देखिए यही आंसर होगा, शिव शंकरी जी को, है ना। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसको किया गया है, शिव शंकरी जी को। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि पर सीमित कर दिया। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि पर सीमित कर दिया है। तो आंसर होगा 15,000। ठीक है, इनिशियली में ये क्या था आपका 6500 रुपया था, जिसको बढ़ाकर क्या किया गया है 15,000 कर दिया गया है। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन
वाली राशि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेबिका रोबस्टा किसकी किस्म है? तो देखिए आपने ये अरेबिका के नाम सुना होगा, ये किसका किस्म है? ये कॉफ़ी का किस्म है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? कॉफ़ी होगा, कॉफ़ी, अरेबिका और रोबस्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है? आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन में क्या क्या है? मानस, सुबनसिटी और धन सिटी सीधी, ये सभी के सभी क्या है आपका? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी होगा। ये आप इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि कोई नहीं, सभी के सभी क्या है? सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन वायु जनित रोग के उदाहरण है? यानी ऐसा रोग जो कि वायु से फैलता हो, ऐसा कह लीजिए। तो आप आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन में देखिए, मलेरिया तो नहीं होगा, टाइफाइड पानी से होता है। आंसर क्या होगा? आंसर खसरा होगा। ऑप्शन नंबर 1 खसरा जो है वो वायु जनित बीमारी है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? देखिए आर्द्र पर्णपाती वन का मतलब, पर्णपाती का मतलब जिसके पत्ते झड़ जाते हो, नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन में कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है देखिए बांका, पश्चिम चंपारण, किशनगंज और ए और सी। तो आंसर सिर्फ क्या होगा? आंसर होगा बांका। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं? ऑप्शन में है देखिए, आपको दिख रहा होगा, सेवानिवृत्त आईएएस है ना, माध्यमिक शिक्षक, राज्य के सांसद और उद्योगपति। आंसर क्या होगा? राज्य विधान परिषद के बारे में बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, माध्यमिक शिक्षक। ठीक है, संविधान का आर्टिकल 169 जो है वो विधान परिषद के गठन का प्रावधान के बारे में बताता है, और जिसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो देखिए जब हम बात करेंगे 338 के बारे में, तो ये संबंधित है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से। पहले अनुसूचित जाति बना, फिर जनजाति बना, फिर पिछड़ा आयोग बना। तो याद रखिएगा, आपका जो अनुसूचित जाति के बारे में है वो आपका आर्टिकल 338 में है। जब अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल 338 ए में है, या हिंदी में क के बारे में बात करेंगे। जब पिछड़ा आयोग के बारे में बात करेंगे तो 338 बी की बात करेंगे। क्लियर, ये आप ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम बात करेंगे कि ये बाद में ऐड हुआ है आपका, तो ये 89वां संविधान संशोधन 89th जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, और ये जो आपका पिछड़ा आयोग वर्ग का था ये 102वां संविधान संशोधन है। 102 जो है सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है आपका। क्लियर, और जब बात करेंगे राजभाषा आयोग का तो ये है आर्टिकल 344 में। ठीक है, क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्र में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए 12 व्यक्तियों का जो मनोनयन है वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, क्लियर कट इसका आंसर है। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर क्या है आपका? आयरलैंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? आयरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वापस से आपसे पूछ रहा है सही नहीं है। तो देखिए राज्यसभा की संरचना वो आर्टिकल 80 में है, वो सही है। फिर लोकसभा की संरचना 81 में सही है। महान्यायवादी के बारे में 76 ये भी सही है। राष्ट्रपति का पद ये 56 में नहीं है, बल्कि भारत के आर्टिकल जो है, संविधान के आर्टिकल 52 में जो है बताया गया है कि भारत में एक क्या होंगे? राष्ट्रपति होंगे। वो आर्टिकल क्या है? 52 है। तो आंसर क्या होगा? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? यानी कि फर्स्ट टाइम जब आपात इमरजेंसी लगाया गया है तो मिनिमम कितने दिनों तक रहता है वो वैलिड? तो वो रहता है 6 महीने। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। और ये है किस में? तो ये है आर्टिकल 352 के सेक्शन 5 में। ठीक है, यानी सीधा सीधा आर्टिकल 352 में ही बताया गया है जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं कि मिनिमम जो है आपका एक बार जो इमरजेंसी है वो कम से कम कितना लगेगा? 6 महीने तक लगेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो देखिए भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। और कितने लोगों का होता है? ये टोटल 30 लोगों का होता है, और पूरा का पूरा 30 लोग किन से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। क्लियर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राक्कलन समिति कहते हैं। और जब लोक लेखा समिति के बारे में बात करेंगे तो इसमें टोटल 22 लोग होते हैं, जिसमें कि 15 लोग जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो होता है वो राज्यसभा से होते हैं। क्लियर,
क्वेश्चन क्या था, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो आंसर क्या होगा, प्राक्कलन समिति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है और कई बार बताया गया है और थोड़ा सा एक बार और डिटेल में समझेंगे। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। देखिए एक तो आपका बताया गया है 15%, ठीक है, और दूसरा बताया गया है मिनिमम 12 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी क्लियर होना चाहिए। मिनिमम जो है वो 15% है और नंबर वाइज अगर बात करेंगे तो 12 है, ठीक है, मंत्रिपरिषद के बारे में। लेकिन जब हम यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां 10% मैक्सिमम हो सकता है। वहां पे यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है उसका जो सीट है वो 68 है, तो 10% यानी कि वहां टोटल 7 ही सीट है। कहाँ, जो आपका मंत्रिपरिषद बन रहा है वहाँ पे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है वो। लेकिन जनरल कंडीशन में 15% और मिनिमम कितना 12 रह सकता है। क्लियर हो गया, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य वित्त आयोग है एक, तो देखिए इसके बारे में हम लोगों ने सेकंड लास्ट सेट में भी चर्चा किया था कि जो राज्य वित्त आयोग है वो आर्टिकल क्या है 243I में है। और उसी समय मैंने कहा था कि राज्य वित्त आयोग एक जगह और होगा, ये आई वाला जो है वो आपका पंचायत में है, नगर पालिका में यानी कि 243Y में भी जो है वो आपका राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और क्योंकि ये संविधान में लिखित है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे संवैधानिक संस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, संवैधानिक संस्था कहेंगे। क्लियर, 243I याद रखिएगा, 243Y भी याद रखिएगा। आई वाला क्या है, पंचायत में है राज्य वित्त आयोग के बारे में, और वाई है नगर पालिका में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो देखिए जब बात कर रहे हैं शेड्यूल के बारे में तो मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। टोटल कितना था, 8 था। बाद में 9 जुड़ा, 10 जुड़ा, 11 जुड़ा और 12 जुड़ा। 9 जो था वो क्या था, वो था भूमि सुधार, ठीक है। ये बल्कि कहें कि संविधान का पहला संशोधन था, भूमि सुधार कह लीजिए, लैंड रिफॉर्म कह लीजिए। 10वां जो था वो दल बदल था, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। 11वां क्या था आपका, पंचायत था। और 12 क्या है, नगर पालिका है। क्लियर। शेड्यूल इनिशियल में कितना था, 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। चुनाव में मतलब जो रिफॉर्म है उससे रिलेटेड जो है समिति के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति, यही आंसर होगा। दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो चुनाव से संबंधित है, चुनाव सुधारों से संबंधित है। आपको ये दिख रहा होगा JVK राव समिति, ये जो है ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। अशोक मेहता समिति के बारे में तो सब लोग जानते हैं ना, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति, पंचायती राज का प्रशासनिक ढांचा। और LM सिंघवी भी है, वो पंचायती राज से ही रिलेटेड है। क्लियर। तो आंसर क्या होगा, दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो चुनाव सुधारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट है, खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई। मतलब ये 2 बुक हैं, एक बुक का नाम है खादी का अर्थशास्त्र, दूसरा है चंपारण में महात्मा गांधी। ये बुक लिखने वाले कौन है, ये हैं ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं हम लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके द्वारा ही ये 2 बुक लिखी गई है, खादी का अर्थशास्त्र और चंपारण में महात्मा गांधी। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो देखिए पूछ रहा है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। ऑप्शन में दिख रहा होगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, यही हैं। याद रखिएगा 1909 जब पहली बार पाकिस्तान की नींव रखी गई थी, सांप्रदायिक चुनाव आधारित जो है चुनाव की बात की गई थी। और इसी समय ये जो एक्ट आया था इसको हम लोग मॉर्लेमेंटो एक्ट कहते हैं। इसी समय फर्स्ट टाइम जो है वायसराय काउंसिल में किसी भारतीय को जगह मिला था, और वो भारतीय कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और यही जो है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर भी रहे हैं। क्लियर। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। देखिए आपको पूछ रहा है यहूदी वायसराय था, निम्न में से कौन एकमात्र। ऑप्शन में देख लेते हैं, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग। आंसर क्या होगा, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय बन चुके हैं भारत के। कब से कब तक, याद रखिएगा 1921 से लेकर 1926। अच्छा इतिहास की बात कर ले, 1921 से 26 के बीच में हुआ क्या क्या। तो देखिए 1920 में जो है आपका असहयोग आंदोलन चला, जो 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922 को ख़त्म हुआ। उसके बाद 1923 में है आपका स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। 1925 में आपका काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ है ना। चलें आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। देखिए 1857 का विद्रोह जो था उसमें उसके असफल होने के पीछे वजह था, और वो वजह आपको इस क्वेश्चन में नज़र आएगा। क्वेश्चन में क्या नज़र आएगा, कौन कौन भाग नहीं लिए थे। तो देखिए साहूकार जिनके पास पैसा था उन्होंने भाग नहीं लिया था, ठीक है। फिर बात कर लें शिक्षित वर्ग, इन्होंने भी भाग नहीं लिया था, क्योंकि शिक्षित वर्ग हमेशा सेपरेट रहा है लड़ाई झगड़े से, बट उस समय ये सही नहीं था। और साथ ही साथ जो जमींदार वर्ग थे, इन तीनों ने 1857 में पार्ट नहीं लिया था, ठीक है। कौन कौन लिए थे, खेतिहर मजदूर और कृषक। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग 2, 3, 5 कहाँ है। ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 5 दिख रहा है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है, आपसे पूछ रहा है। जैसे प्रांतीय स्वायत्ता, तो ये मिला था आपको। केंद्र के साथ साथ राज्य में द्वैध शासन, ये गलत है, ये 1919 में था। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में ये था, केंद्र के साथ साथ राज्य में द्वैध शासन, बट 1935 में ये हटा दिया गया। द्विसंसदीय विधानमंडल, ये भी सही है। और एक अखिल भारतीय संघ का स्थापना, ये भी सही है। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, राज्य में द्वैध शासन नहीं था, वो हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ। देखिए एक्ट होना मतलब लागू करना और लागू होना दोनों में डिफरेंस है। लागू हुआ कब से था, तो याद रखिएगा ये लागू हुआ था ऑप्शन नंबर डी 16 अक्टूबर 1905 को। और जब बात करेंगे कि घोषणा कब हुई थी, वो हुई थी घोषणा 20 जुलाई 1905 को। क्लियर, 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी कि 16 अक्टूबर 1905 से जो है वो इनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसके हिसाब से क्या होगा, डी नंबर होगा। कभी अगर आपसे पूछ ले कि घोषणा कब हुआ था, तो 20 जुलाई को हुआ था। तो लगभग लगभग आप देखेंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने लग गए थे इनेक्ट होने में, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी नन क्वेश्चन है। आई होप सो आप लोगों को इसका जवाब बिल्कुल देना चाहिए। और ऑप्शन में देख लेते हैं 1904, 1901, 1916, 1892। देखिए आपको लगेगा 1924 का बेलगांव अधिवेशन तो ऑप्शन में है ही नहीं, और उसी में भाग लिया था, उसमें वो अध्यक्ष बने थे। सबसे पहला जो भाग लिया था वो 1901 कोलकाता अधिवेशन में ही लिया था गांधी जी ने। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा दीजिएगा, जनरली ऐसे क्वेश्चंस मिलते नहीं है ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार से बढ़ते क्रम में बताना है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लें सामन कमीशन रिपोर्ट। तो जब बात करेंगे सामन कमीशन रिपोर्ट तो 1930 में आया, ठीक है। जब बात कर लेंगे आपका दिल्ली पूना पैक्ट, तो पूना समझौता कब हुआ है, तो पूना पैक्ट हुआ है आपका 1932 में। नेक्स्ट आपका क्या है, सांप्रदायिक पंचायत, ये कब था, ये भी 1932 की बात है, लेकिन ये 1932 में 16 अगस्त है। क्या है, ये 16 अगस्त है, और ये जो 1932 है ये आपका क्या है 24 सितंबर है, ये ध्यान में रखेंगे। और जब बात करेंगे दिल्ली समझौता का तो ये 1931 है। तो बढ़ते क्रम में देखेंगे पहला ये और फिर ये, तो फर्स्ट और 4 है कहीं, बिल्कुल 2 जगह है। इसके बाद हमारा आ जाएगा 16 अगस्त वाला डेटा, यानी सांप्रदायिक चार्ट, यानी कि थर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी आपको क्या है आंसर सही है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ सामन कमीशन रिपोर्ट, उसके बाद दिल्ली समझौता हुआ, फिर क्या हुआ सांप्रदायिक पंचायत, और चौथा हुआ पूना पैक्ट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, जगत गुरु की उपाधि दी थी, किसने दी थी, अकबर ने दी थी। किसके बारे में, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, हरि विजय सूरी को उपाधि ये मिला था, अकबर ने दिया था, जगत गुरु की उपाधि दी थी। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, यशोधर्मन है ना, इसने क्या किया था, हून शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सिंधु घाटी किस सभ्यता संबंधित है। तो यानी कि आपसे पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किस टाइम से रिलेटेड है। ऑप्शन है ऐतिहासिक युग, उत्तर ऐतिहासिक युग, आदि ऐतिहासिक युग और प्राग ऐतिहासिक युग। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, आदि ऐतिहासिक युग। आदि का मतलब पुराना, ऐतिहासिक युग में से पुराना यानी सबसे पुराना, है ना। ये क्या है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड। नेक्स्ट है, अशोक ने किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की थी। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है और मेरे हिसाब से आपको ये याद होना चाहिए। जो पहला शिलालेख है उसमें जो है पशु बलि का निंदा किया है। सेकेंड शिलालेख में क्या है, इंसान और जानवरों दोनों के लिए हॉस्पिटल बनाने की बात की गई है, अस्पताल की बात की गई है, ठीक है।
जब बात कर ले रहे हैं छठे शिलालेख की, तो छठा शिलालेख में क्या है आपका आत्मनियंत्रण के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? आत्मनियंत्रण के बारे में बताया गया है। आंसर क्या होगा? पशु बलि की निंदा, ऑप्शन नंबर सी प्रथम शिलालेख में। नेक्स्ट, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इटली, फिलीपींस, जापान और यूएसए। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका यूएसए। माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी झील दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है? यानी कि ऐसा कौन सा झील है जो दो राज्यों के साथ बॉर्डर पे है? ऑप्शन क्या है आपके पास? लोनार, चिल्का, कोलेरू और पुलिकट। आंसर क्या होगा? पुलिकट। जो पुलिकट झील है वो कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे स्थित है। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्लियर? कौन सा? पुलिकट झील। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? यानी कि सीधा सीधा है कि भूमि से घिरा हुआ नहीं है। तो देखिए आपका जो कजाकिस्तान है, मंगोलिया है और अर्मेनिया है, ये चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील जो है वो भू आवेष्ट नहीं है, मतलब कि भूमि से चारों ओर घिरा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन क्या क्या है? भारत, अमेरिका, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? देखिए आपको ये वर्ड देखकर समझ में आ रहा है साउथ की बात हो रही है। ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट पालनी है, अरावली है, नीलगिरी है, महेंद्रगिरी है। तो ये जो कोडाई कनाल है ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ये है आपका पालनी पर्वत श्रृंखला पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो निक्षेपण भी है, अपक्षय भी है और अपर्दन भी है। तो मिट्टी की संरचना इन तीनों विधि से होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए जब बात कर रहे हैं साउथ वेस्ट का और आप क्वेश्चन में ऑप्शन देखेंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए स्टेप में स्टार मार्क लगा लीजिए और इसको याद कर लीजिए कि भारतीय थल सेना का दक्षिण पश्चिम कमांड कहाँ है? जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है, यह ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन क्या है? 16 अक्टूबर, 21 नवंबर, 16 सितंबर और 24 दिसंबर। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। जब दिसंबर आया तो याद रखेंगे हम लोग के पास एक डेटा है 22 दिसंबर का। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस कह सकते हैं आप इसको। और जो किनकी याद में है? वो रामानुजन जो मैथमेटिशियन थे उनकी याद में या उनके डेट ऑफ बर्थ को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी कि कह रहा है कि योकोहामा एक जगह है जो कि जापान में है, और जापान में ये जो मीटिंग हुई थी ये किस विषय से रिलेटेड हुई थी? ऑप्शन है ओजोन परत, शरणार्थी समस्या से, आपदा प्रबंधन से, वैश्विक भुखमरी से। तो जनरली जब जापान की बात करते हैं तो हम लोग को क्या आता है? हम लोग के पास आता है आपदा प्रबंधन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है रिलेटेड किससे? योकोहामा रणनीति आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? यूनेस्को के मानव जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, ऐसा क्या है? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य। तो आंसर क्या होगा? जब बात कर रहा है यहाँ जीव मंडल का तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जब बात कर रहे हैं पंचेत बांध तो याद रखिएगा वो है आपके दामोदर नदी पे। ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी जो वेस्ट बंगाल से होकर बहती है और झारखंड से, दोनों से। और दामोदर नदी को जो है वेस्ट बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की आर्थिक नीति जो घोषित हुई थी 1991 में, उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है।
ऑप्शन है राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप यानी वीपी सिंह, नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी। आंसर क्या होगा? आंसर है आपके नरसिम्हा राव। 1991 के तत्कालिक प्रधानमंत्री के समय जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके सिफारिश पे ये LPG आया है, जिसका फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य हो जाए, चुंबकीय संवेग शून्य हो जाए तो पदार्थ क्या होगा? वो एंटी मैग्नेटिक हो जाएगा, प्रति चुंबकीय हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि उसका फील्ड किस तरह से मूव करता है। जैसे सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और साउथ, तो जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर घूमता है ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जो वेव है वो साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है। किधर जाएगा? साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी। क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? टेस्ला इकाई है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ला किसका इकाई है ये आपसे पूछ रहा है। यूनिट किसका है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रवाह का। आंसर क्या होगा? टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का जो है SI मात्रक है। ठीक है, चलें आगे। और जब बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र का, तो याद रखिएगा ये क्या है? एक सदिश राशि है, यानी कि इसमें दिशा मेंशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? MRI में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो MRI में देखिए फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय तरंग होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, और आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर जल्दी से लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में भेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी है? क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? देखिए आपसे पूछ रहा है नाभिकीय ईंधन के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यूरेनियम, हीलियम, थोरियम, प्लूटोनियम। तो देखिए आपको आंसर है, आंसर नंबर सी हीलियम, क्योंकि यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम ये सभी के सभी क्या हैं? आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्लियर। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उपयोग होता है आपके नाभिकीय ईंधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो सेल में बेसिकली क्या होगा? ऑप्शन देखिए, प्रोटीन, खनिज, चर्बी और जल। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जल। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होगी? वो है आपका जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? यानी आपसे पूछ रहा है पेनिसिलिन का उत्पादन किससे होता है? शैवाल से, बैक्टीरिया से, फफूंद से, कृत्रिम संश्लेषण विधि से। तो आंसर क्या होगा? फफूंद से। फफूंद से क्या होता है? आपका पेनिसिलिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये क्या है? एक तरह का एंटीबायोटिक दवा है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? देखिए नाम तो ब्लैक बॉक्स है, लेकिन उसका रंग कैसा होगा ये पूछ रहा है। काला, बैंगनी, लाल और नारंगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑरेंज। नारंगी कलर होता है हवाई जहाज में लगे ब्लैक बॉक्स का। और ये होता कहाँ? ये आपके पायलट वाले कॉकपिट में होता है, जिसमें कि अगर कोई दुर्घटना होता है तो पायलट के आपस में बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है, और जिससे जांच पड़ताल होती है कि जो आपका एक्सीडेंट हुआ है या जो प्लेन क्रैश हुआ उसका मतलब मेन वजह क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो आप जो एनिमल फैट है उसमें जनरली क्या होता है वो आपसे पूछ रहा है। तो एनिमल फैट में होता है संतृप्त वसा, अम्ल, यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो सर्वाधिक संख्या ऑप्शन देख लीजिए, उत्पादक का, प्राथमिक उपभोक्ता का, द्वितीय उपभोक्ता का, अपघटक का। मेरे माइंड में कहीं प्लांट चल रहा था कि नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा होगा तो उत्पादक होगा, लेकिन आंसर क्या होगा? आंसर को अपघटक का। जो हमारे पास बैक्टीरिया है, डीकम्पोजर है, उनकी संख्या क्या है? खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा है, यह ध्यान में रखिएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो जब बात करेंगे डीएनए का संश्लेषण तो आंसर होगा अरविंद खुराना, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा डीएनए का सर्वप्रथम जो संश्लेषण है डॉक्टर अरविंद खुराना की किया था, और इसी के वजह से अरविंद खुराना को 1968 में जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। कब? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। आई होप सो ऑप्शन देखकर आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। शरीर के विभिन्न भागों में आरबीसी, प्लेटलेट्स, WBC है ना, श्वेत रुधिर कणिका मतलब WBC, और हार्मोन द्वारा।
तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, आंसर है आपका आरबीसी। आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन जो है पूरे शरीर में कैरी किया जाता है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। धातु रोग है, स्त्री रोग है, अनुवांशिक रोग है, गठिया रोग है। तो आंसर क्या होगा? जो आपका हीमोफीलिया है वो अनुवांशिक रोग है। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है किस विधि से? ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव द्वारा, सोनार द्वारा, रडार द्वारा और पल्सर द्वारा। आंसर क्या होगा? डॉपलर प्रभाव द्वारा जो है हम लोग किसी भी कृत्रिम उपग्रह को ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ है? आई होप सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। जो आपका ताप नियंत्रण केंद्र है वो है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। और कौन सा ग्रह है? ऑप्शन शनि, बुध, शुक्र और बृहस्पति। तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड के चारों ओर किसका है? जिसको कि हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये सुबह का तारा और सांझ का भी तारा है। तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी शुक्र जो है उसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट है किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? विमीय सूत्र नहीं है आपसे पूछ रहा है। देखिए बल और दाब, तो जब बात करेंगे बल और दाब तो बिल्कुल यही है, इसका सही नहीं है। क्योंकि दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्लियर, दाब का ही फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो जैसे क्षेत्रफल लग गया तो बल से तो डिफरेंस हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर, और बाकी सारा क्या होगा? आपस में विमीय सूत्र मिल रहा होगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूतिया या नीला तोता के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होगा तूतिया या नीला तोता किसको कहते हैं? CuSO4 × 5H2O। कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, CuSO4 × 5H2O। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूप्रिक सल्फेट कह लीजिए आप, है ना, जिसको नीला तोता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? यानी कि सीधा सीधा कहता है रोग से प्रतिरोधक जो क्षमता है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, जनरली प्रभावित नहीं होता है। ऐसा कौन सा बीमारी है? तो एड्स में तो होता है, ठीक है, पोलियो में भी होता है और हाइड्रोफोबिया में भी होता है। इन्फ्लुएंजा एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि आपका रोग से लड़ने की क्षमता जो है जनरली कम नहीं होती है या बहुत कम प्रभावित होती है। और ये इन्फ्लुएंजा जो है बेसिकली एक सांस से लेने वाली बीमारी है, श्वसन से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्लड समूह में जो है एंटीजन उपस्थित रहता है? आपसे पूछ रहा है एंटीजेंट उपस्थित रहता है किस ब्लड समूह वाले में एंटीजेंट अनुपस्थित रहता है? सॉरी, देखिए यहाँ अनुपस्थित लिखा है यानी उपस्थित नहीं रहता है। तो आप लोग को पता होगा ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ऑप्शन नंबर है डी, ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। ठीक है, और एंटीजन नहीं होने की वजह से क्या है? ये सर्वग्राही ब्लड है, मतलब कि ब्लड ग्रुप है, यानी कि ओ जो है किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? ऑप्शन क्या है? कार्ल विल्हेम पॉन, कार्ल एवं बेंदा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? कार्ल एवं बेंदा ने किया था। क्लियर, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस मिलेगी? सोडियम एसीटेट, इसका फार्मूला क्या होगा? CH3COONA। और सोडा लाइम क्या है? NaOH है। इन दोनों को जब गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? इन दोनों गर्म करेंगे तो मिलेगा मीथेन, जिसका फार्मूला क्या है? CH4 फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क है। तो देखिए बॉक्साइट है, कोरंडम है और क्रायोलाइट है। ये सभी के सभी क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इनमें से सभी ऑप्शन होगा एल्युमिनियम का अयस्क, बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना है? तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है। आरबीसी का जीवन काल जनरली क्या होता है? 120 दिन। 120 दिन का मतलब 4 महीना, 4 मंथ। और मैंने आपको बताया था कि जब WBC की बात करेंगे तो WBC का जो होता है वो 4 डेज होता है। तो एक का 4 दिन और एक का 4 महीना, ऐसा समझिए। ठीक है,
नेक्स्ट अब मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि m जो है वो 10 दिन में 1/5 काम करता है। 1/5 काम अगर 10 दिन में करता है तो m के बारे में हम कह सकते हैं कि 50 दिन में पूरा काम करेगा, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट कह रहा है 60% काम 60 दिन में कर रहा है, तो n के बारे में बात करें 60% काम 60 दिन में कर रहा है तो 100% काम 100 डे में करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और o के बारे में कह रहा है 1/3 काम जो है वो 12 दिन में कर रहा है, यानी कि o के बारे में बात करेंगे तो 36 दिन में काम कर रहा है पूरा काम। अब क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पहले कार्य पूरा करेगा, तो आपको दिख रहा होगा o जो है वो 36 दिन में कर लेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, o। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेब की कीमत 6 रुपये प्रति नग, प्रति नग का मतलब पर पीस आप कह सकते हैं। क्लियर। 6 रुपये प्रति पीस आपका क्या है, सेब है, एप्पल, और मैंगो क्या है 5 रुपये पर पीस है। अब कह रहा है कि नीलेश ने इन फलों पर 42 रुपये खर्च किए हैं, इस प्रकार नीलेश द्वारा खरीदे गए सेबों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए आपको 42 बता रहा है और यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 होने का मतलब ये आपका इवन है, ये आपका ऑड है और ये आपका इवन है, ऑल जो है इवन है, तो हमारा क्या होगा, इसको भी इवन में बदलना पड़ेगा। तो आइदर 5 को हम 10 कर सकते हैं या 20 कर सकते हैं या 30 कर सकते हैं, ऐसा समझिए। तो जब 10 करेंगे तो अगला 42 पूरा करने के लिए हम लोग को 32 चाहिए होगा। 6 का मल्टीपल क्या 32 है, नहीं है। 20 है तो 22 करना होगा, 6 का मल्टीपल 22 भी नहीं है। और 30 है तो 12 करना होगा, क्या 6 का मल्टीपल 12 है, तो बिल्कुल है। यानी कि 2 सेब लेना होगा, यानी कि 6 दूनी 12 रुपये का, और बाकी 6 आपका क्या है, मैंगो लेना पड़ेगा। मेरी बात शायद आप समझ रहे होंगे। मैंने बताया ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है, और इवन और ऑड का सम कभी भी ऑड होगा, यानी कि हम लोग को इसको इवन कन्वर्ट करना पड़ेगा। वहाँ से मैंने आपको बताया कि 2 सेब लेंगे और 6 आपका क्या होगा, आम होगा, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, 42 रुपया हो जाएगा। इसका सेकेंड ऑप्शन भी है, ऑप्शन से चलते हैं। अगर 3 सेब लिए तो 6 तिया 18 रुपया, और अब 42 पुराने के लिए हम लोग को चाहिए 24, जो 5 का मल्टीपल नहीं है। इस तरह से भी देख सकते हैं, आंसर ऑलवेज क्या होगा, मल्टीपल के रूप में आएगा, निकाला जा सकता है इजीली। यदि 2 संख्याओं का योग 36 और मल्टीपल 315 है। देखिए वापस से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैंने बताया था कि आपका अगर मल्टीपल स्ट्रॉन्ग है तो बहुत आसान है। योगफल आपका 36 है, मतलब x + y = 36, और मल्टीपल 315 है, यानी x × y = 315। अब फार्मूला वगैरह लगा के काफ़ी लंबा निकलेगा। मुझे याद है कि 21 × 15 = 315 होता है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और 21 और 15 को ऐड करने पर 36 भी आ जा रहा है। तो आपसे कह रहा है उसका जो है डिफरेंस क्या होगा, तो 21 में अगर 15 सब्सट्रैक्ट कर लें तो आंसर क्या होगा, 6 होगा, और यही आपका क्या है, आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, यदि 20z हो तो देखिए a² - b² = क्या होगा, a + b a - b, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 और दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 28 = क्या 20z। इससे इसको काट दिया 5 टाइम में तो 28 बचे, यानी 28 5 क्या होगा, 140 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। क्लियर। जिस तरह से मैं यहाँ बना रहा हूँ सिमिलरली आपको एग्जामिनेशन में अप्रोच करना है और फटाफट करना है। क्वेश्चन देखा और अटेम्प्ट लिया। चलते हैं आगे। z का वैल्यू क्या आ गया, 28 5 140। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको इससे भाग देने पर रिमाइंडर हर एक कंडीशन में 13 बच रहा हो। तो 13 रिमाइंडर का मतलब अभी हम लोग को 13 ऐड करना है, और जैसे 25 और 40 दिखे इसका मतलब समझिए कि 25 40 का एलसीएम 200 है, यानी आंसर जो भी होगा वो 100 के मल्टीपल से 13 ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर 39 ज़्यादा है, यहाँ 00 तो 100 का ही मल्टीपल है, यहाँ 26 है, यहाँ 13 है, आंसर नंबर सी होगा। मेरी बात समझे। 25 और 40 का एलसीएम 200 है, यानी अब कुछ भी होगा तो 200 में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आंसर जो होगा वो 200 के मल्टीपल से 13 ज़्यादा होगा। तो 13 जैसे ज़्यादा होगा तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको। मेरी बात को कोशिश कीजिए समझने का। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो a + b = क्या आ गया, 20 दिन आ गया, और बी अकेले 25 दिन में कर रहा है, 25 आ गया। आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे या लाइव चैट में देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाक से वीडियो खत्म होते ही बना दीजिएगा। चलिए ऑल ऑफ यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।